देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं हमारा देश लोकतंत्र के आधार पर चलता है, इसीलिए हम भी लोकतांत्रिक तरीके से अपने बहस का शो तैयार करते हैं। हम आपको 3 मुद्दे देते हैं, जिस मुद्दे को आप हाईएस्ट वोट करते हैं उसी के आधार पर हम देश की बहस के विषय का निर्धारण करते हैं। आपसे एक सवाल भी पूछते हैं, साथ ही साथ आप लोगों को हमारे शो में शामिल कराते हैं। तो पब्लिक के मंच में आज कौन कौन होगा मैं आपको बताता हूं। लोकेश सिंह गाजियाबाद से, सुकन्या सिंह मेरठ से, विपुल मिश्रा प्रयागराज से, मृगेंद्र श्रीवास्तव शहडोल से। तो अलग अलग राज्यों से हमारे 4 दर्शक जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख लेते हैं आज का विषय क्या है। बढ़ती आबादी कैसे बन रही है तरक्की की दुश्मन, इसे 85% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। पब्लिक के मंच में आप भी जुड़ेंगे और इसीलिए मैं आपको बता दूं, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर प्लीडिंग की कार्रवाई पूरी हुई। एक वकील अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। प्लीडिंग पूरी हो जाने के बाद इस पर औपचारिक सुनवाई होगी। वैसे जनसंख्या पर कई बार कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है। कोर्ट की टिप्पणी भी यही कहती है और एक वेंकटचलैया आयोग का गठन हुआ था जो देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति बनाने की वकालत करता था, लेकिन राजनीतिक दबावों की वजह से, गरीबी और अशिक्षा में फंसे हुए लोगों की वजह से भी ये काम नहीं हो सका। तो क्या मोदी सरकार में इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी कि ये काम हो जाए? 11 जुलाई जो विश्व जनसंख्या दिवस है उसमें योगी सरकार भी अपना मॉडल उत्तर प्रदेश के लिए लेकर आ रही है। राज्य चाहें तो वो भी इसमें कानून बना सकते हैं। कुछ राज्यों में पंचायती राज में आपको शामिल होने के लिए 2 बच्चों से ज़्यादा, अगर आपके 2 बच्चे हैं, उसका एक कट ऑफ लिमिट है, उसके बाद आप पंचायती राज की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। क्या ऐसा कोई नियम कानून बनेगा? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन बोझ कैसे बन गई है जनसंख्या देश के लिए, आइए इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। बढ़ती गरीबी से लेकर बढ़ते अपराध जनसंख्या विस्फोट का बड़ा नतीजा माने जा सकते हैं। इसलिए देश भर में चर्चा बढ़ गई है कि आखिर इस पर लगाम कैसे लगेगी। जी हां, जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए अब राज्यसभा में सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल, सुब्रमण्यम स्वामी और हरनाथ सिंह यादव ने 3 प्राइवेट मेंबर बिल दिए हैं। विधायिका से लेकर न्यायपालिका तक सब जगह जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मांग जोर शोर से उठ रही है। जहां को और कुछ सांसद प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए इस पर सदन में चर्चा चाहते हैं, तो कुछ लोगों ने अदालत का सहारा लिया है। ये जरूरी है कि आने वाले सत्र में, संसद सत्र में इस पे कानून बने। दूसरी ओर 25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में योगी सरकार बढ़ती आबादी की गंभीरता समझते हुए एक मेगा प्लान लेकर आ रही है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के मौके पर न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 30 खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जारी करेंगे। हम इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये सामाजिक जरूरत है। देश और प्रदेश की इस वक्त बहुत बड़ी जरूरत है कि जनसंख्या नियंत्रण पर एक कोई नीतिगत कानून लाया जाए। खास बात यह है कि राजनीतिक दल जनसंख्या विस्फोट पर ज्यादा चर्चा करते नहीं दिखते, लेकिन आबादी के विस्फोट को घातक जरूर बताते हैं। सिर्फ 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर सुर्खियां बटोरने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए ये नीति बनाई जा रही है, या वाकई में इनके पास कोई ठोस रणनीति है? जानकारों की माने तो वो दिन दूर नहीं जब जनसंख्या विस्फोट देश के संसाधनों पर गहरा असर डाल सकते हैं। बढ़ती आबादी के आंकड़े आतंकित करने वाले हैं। अगर समय पर एक्शन लिया गया तो तरक्की पक्की, वरना आने वाले वक्त में जनसंख्या विस्फोट तरक्की की राह में बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हर मिनट हमारे यहाँ पर 47 बच्चे पैदा होते हैं। अप्रॉक्सीमेट अगर इसे जोड़ लिया जाए तो कभी कभी पर सेकंड 1 का भी आंकड़ा हो जाता है। रोज हमारे यहाँ 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, तो 1 इनार 100 बीमार वाली हालत है। जब तक हम 100 करोड़ लोगों के लिए खाना जुटाएंगे, 125 करोड़ लोग पैदा हो जाएंगे। हम 125 करोड़ के लिए जुटाएंगे, वो 150 करोड़ हो जाएंगे, तो 25 करोड़ हमेशा भूखे रहेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? इसीलिए हमारा आज का सवाल जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। पॉपुलेशन विस्फोट वहां पर होता है जहां पर गरीबी और अशिक्षा होती है, ये भी एक सत्य है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, जिसका हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। जवाब के तरीके आपको पता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ थोड़ी देर में प्रोफेसर अरुण कुमार, देश के जाने माने अर्थशास्त्री, सुप्रिया श्रीनेत और जफर इस्लाम जुड़ेंगे। जनसंख्या नीति आने के बाद गरीब और अशिक्षितों का क्या नुकसान होगा, यस और नो में हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या होगा या नहीं, इसका जवाब दीजिए। आपको पता है हमारे
वेबसाइट पर चले जाइए www.newsnation.com। आप जानते हैं हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना बेहद आसान है। देश की बहस से आप कभी भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि वोटिंग के तरीके क्या क्या है। मैं उस पर समय नहीं गवाऊंगा, सीधे चलता हूं सबसे पहले प्रोफेसर अरुण कुमार जी के पास। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कितना अंतर है, हम कितनों को खिला पाते हैं, कितनों के लिए खाना है, कितनों के लिए संसाधन, और हम कितने पैदा कर देते हैं, कितनी डिस्पैरिटी है, इसको आप समझा सकते हैं अपने आंकड़ों के आधार पर? देखिए, जो जनसंख्या की बात की है वो सोशियो इकोनॉमिक एक फैक्टर होता है। अगर आप सबको रोजगार देंगे तो जनसंख्या अपने आप में समस्या नहीं है। जैसे कि जापान में हमारे यहाँ से लैंड मास कम है, रिसोर्सेज कम है, लेकिन उनका जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो हमसे कहीं ज़्यादा है। साउथ कोरिया में भी ज़्यादा है, लेकिन वो सब हाथ को काम देते हैं और प्रोडक्टिव काम देते हैं। तो अगर आप हर एक व्यक्ति को प्रोडक्टिव काम देंगे तो वो दूसरों के लिए भी पैदा करेगा, वो बोझ नहीं बनेगा। अगर आप प्रोडक्टिव काम नहीं देंगे तो वो बोझ बन जाएगा समाज पे। जैसे कि अगर एक परिवार में देखें, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो माता पिता को उनका जो पालन पोषण करना पड़ता है। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं वो फिर परिवार को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो परिवार की सुख समृद्धि और बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल तो एक लॉन्ग टर्म फैक्टर है। अभी शॉर्ट टर्म में हमको देखना है कि उनको शिक्षा हम सही दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, उनको हम रोजगार सही दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं। और सबसे ज़्यादा कमी आई है पिछले सालों में वो रोजगार में आई है। और हमारी शिक्षा, जैसे कि एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बताता है कि गांव में 5वीं जमात के बच्चे दूसरी जमात की लिखाई नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, और फिर वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। उनको कभी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, वो गरीबी रहेंगे और वो समाज पे फिर बोझ बने रहेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा हमें ध्यान इस समय देना है शिक्षा पे। सब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और रोजगार, जो रोजगार प्रोडक्टिव हो, वो जिस समाज में बर्डन ना बने। तो ये प्रोडक्टिव रोजगार पैदा करने के लिए हमें क्या क्या करना है, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हमारे टैक्सेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारे डेवलपमेंट पैराडाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो आज जो सिर्फ 6% जो बच्चे हैं उनको जो संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलता है, जहाँ पे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। बाकी 94% हैं उनको असंगठित क्षेत्र में जाना पड़ता है, वहाँ पे जो रोजगार भी कम है, वहाँ पे जो एक तरह से कहा जाए जिसको कि रेजिडुअल है, वो मतलब कि जिसको काम संगठित क्षेत्र में नहीं मिलता वो फिर असंगठित क्षेत्र में आ जाता है। क्योंकि हमारे देश में ये देखा गया है कि एक तरह से जो संगठित क्षेत्र है उसमें ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ऑटोमेशन के चलते हुए वहाँ पे जॉब्स नहीं बन रहे हैं। तो इसीलिए सिर्फ जो देश का 6% जो वर्क फोर्स है वो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जिसकी तनख्वाह ठीक ठाक है। 94% जो हैं वो एक तरह से जो सही काम नहीं मिलता है उनको, वो रेजिडुअल हैं, और जैसे वो ठेला चला लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, या जो सिर पे बोझा जो ढोलेंगे, वो इसी तरह का काम करते हैं जिसमें कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो हमें एक सुनियोजित नीति के चलते हुए, अपना डेवलपमेंट पैराडाइम को देखते हुए ये होगा, तो फिर सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन खुद अपने आप होगा। जैसे कि आपने देखा कि 90 के दशक के बाद हमारा पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ कम होता चला गया है, क्योंकि जो बर्थ रेट है वो गिरता चला गया। जैसे जैसे परिवार मतलब सुख समृद्धि होती है तो वो इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करते, वो 1 या 2 ही बच्चे रखेंगे वो पर। लेकिन जो गरीब परिवार है उसको लगता है कि अगर हमारे 5-6 बच्चे नहीं हुए तो बच्चे मर जाएंगे, तो हमारा जब बुढ़ापे में कौन सहारा होगा, तो इसलिए वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए हमारे देश में, जिससे कि शिक्षा अच्छी हो, रोजगार सही हो, तब जाके ये पॉपुलेशन की भी समस्या कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, मैं आपसे आऊंगा कि क्या देश को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून बनाना चाहिए, क्योंकि 3 प्राइवेट मेंबर बिल्स आ चुके हैं। मैं सवाल आपसे लूंगा, लेकिन डॉक्टर जफर इस्लाम, क्या सरकार जनसंख्या को नियंत्रण के बारे में कुछ सोच रही है? कोई कानून आने वाला है, पिटिशंस लग रही हैं, प्राइवेट मेंबर बिल आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, पार्टी क्या सोचती है? देखिए, ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो खुद से आदमी लगाता, कोई पार्टी की सोच है नहीं। लेकिन मतलब इस बिल के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक पार्टी की सोच है, पार्टी ने बराबर इस दिशा में काम किया है, सेंसिटाइज किया है, अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, और जितनी सारी चीज़ें मुहैया होनी चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा आप इस तरह से देखिए, उस इलाके में जहाँ पर एजुकेशन नहीं हो, गुर्बत हो, वही सबसे ज़्यादा जो है बच्चे पैदा होते हैं। और इसको जिस दिन भी
अगर कोई भी आदमी अगर इसको किसी कम्युनिटी से जोड़ दे, लेकिन अक्सर क्या होता है दीपक भाई, मैं बोलता हूँ इसको मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ देते हैं, लेकिन लोग अगर आंकड़े देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसलिए कि जहाँ गुर्बत है, इसका असल जो डायरेक्ट रिलेशन है वो गुर्बत से है। और एजुकेशन में आप देखिए कई ऐसे हिंदू परिवार में हैं जिनके 8-8 बच्चे हैं, 10-10 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, मैं 50 हज़ारों करोड़ों को जानता हूँ मैं, जो जिनके इतने, लेकिन उनके सब बच्चे अगर अच्छे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो एकदम गरीब है। अभी हमारे यहाँ जो काम करता है आदमी, उसके 7 बच्चे हैं, वो मुस्लिम तो है नहीं, हिंदू है, वो सब गुर्बत में हैं। लेकिन ऐसे भी है, मैं जानता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ, जो 7 बच्चे हैं वही उसी जगह पर उसी मोहल्ले में, लेकिन सबको पढ़ाया लिखाया तो सारे 7 अच्छे निकल गए, अब अच्छी जगह रहने लगे, अब बेहतर ज़िंदगी गुजारने लगे। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है, और ये पार्टी हमारी समझती है कि इसका समाधान, इसलिए जो बात है एजुकेशन और शिक्षा और गुर्बत से दूर करने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाने चाहिए वो हम ज़रूर अपनाएंगे, ताकि गरीबी से जैसे गरीबी से निकलेंगे वो अपना सोचने समझने का तरीका चेंज हो जाता है। हमने एक छोटा सा सर्वे देखा था, मैं दीपक भाई बताना चाहता हूँ कि जो सर्वे है, मैंने देखा कि कुछ, मैं अब कम्युनिटी के नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब हर मिक्स कम्युनिटी में एक ऐसी जगह गया जहाँ पर मिक्स क्राउड था, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी रहते थे, लेकिन वहाँ बहुत ही गुर्बत थी। वहाँ पर अगर वहाँ की रिपोर्ट मैंने सर्वे पढ़ा है, वहाँ पर देखा तो वहाँ किसी के 7 बच्चे, किसी के 6, यहाँ पर बल्कि एक महिला जो आज बीजेपी में है, वो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, आज बीजेपी में सपोर्ट कर रहे हैं उसको, वो महिला बिल्कुल अपने ही परिवार से खड़ी हो गई कि नहीं, इसमें हमको नहीं, इतने सारे बच्चे पैदा सिर्फ करना काम नहीं, हम कुछ काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो प्रोग्रेसिव सोच के उस जगह पर, और आज देखिए वो अच्छा काम कर रही है, इसलिए कि उसको एजुकेशन मिल गई, वो अपने बच्चों को भी एजुकेशन देगी तो ही बच्चे होंगे। और अब जब मैं अपने आसपास के, चाहे कोई धर्म के हो मानने वाले, लेकिन आसपास के लोगों को देखते हैं, जहाँ जहाँ खुशहाली आ रही है, जहाँ जहाँ एजुकेशन, वहाँ बच्चे भी 1-2, मैं खुद अपने परिवार में देखता हूँ, किसी को भी 1 से 2 से ज़्यादा किसी को नहीं है। तो उससे समझ में आता है कि हालात चेंज होने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। इसलिए जो भी हमारी स्कीम आएगी उत्तर प्रदेश में, उसमें फोकस रहेगा एजुकेशन, फोकस रहेगा गुर्बत से कैसे निकालें, फोकस रहेगा अवेयरनेस पे, फोकस रहेगा कि बुज़ुर्गों को जो चिंता, जैसे सर कह रहे थे अरुण साहब, कि लोगों को होता है कि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो बुढ़ापे में हमको काम होगा। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है और सब कुछ एड्रेस किया जाएगा, इसलिए कि पॉपुलेशन एक बड़ी, मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है, ये बात हकीकत है और इस पर कंट्रोल होना ही चाहिए। इसलिए कि अगर पॉपुलेशन, तो आप कह रहे हैं कानून नहीं आएगा, नीति आएगी। दीपक भाई कि आप 100 करोड़ नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम देखिए लीडरशिप डिसाइड करेगी कानून आना चाहिए कि नहीं, हमें इस वक्त इसकी जानकारी मुझे नहीं। प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो एक अधिकार होता है, मैं भी डाल सकता हूँ, कोई और भी डाल सकता है, जिसको अधिकार है प्राइवेट मेंबर बिल का, वो पार्टी का स्टैंड नहीं होता है। पर वो कानून नहीं बनता, पार्टी अगर कुछ मूव करेगी कानून नहीं तो जाहिर है उसके बारे में हम आपको जी। अब तक का इतिहास आप देखिएगा उठा के, तो सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो एक कानून के तौर पे आया है, लेकिन 99% चूंकि पार्टी मूव करती है तो उस पर ज़्यादा फिक्र के साथ करते हैं। लेकिन ये मसला संजीदगी से सोचना चाहिए, सिंसेरिटी के साथ सोचना चाहिए, देश के हर पार्टी को सोचना चाहिए, देश के हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, और इसको बिल्कुल इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, ये मैं आपको खुद कह रहा हूँ, और इसको राजनीतिक कलर नहीं देना चाहिए। ठीक है सुप्रिया जी, क्या कानून बनना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर? आपका क्या मानना है, पार्टी का क्या मानना है? मैं सबसे पहले तो आपके सामने कुछ आंकड़े और कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये इत्तेफाक तो महज है नहीं कि प्राइवेट मेंबर बिल डाला जा रहा है, कोर्ट में जाया जा रहा है, ऑब्वियसली कानून बनाने की तरफ ये कदम है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो डिबेट तथ्यों पर होना चाहिए। ये क्या डिबेट है? ये पॉपुलेशन का डिबेट है। हमारे देश में अगर मान लीजिए 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो 2 चीजें समझनी जरूरी है। ये दुनिया भर के लिए लागू होता है, हमारा देश कोई एक्सेप्शन नहीं है। टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक औरत अपने जीवन में कितने बच्चे पैदा कर सकती है और एक कपल कितने बच्चे पैदा करता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। और रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है कि मैं और मेरे पति हैं, कल को हम मर जाएं तो हमारे दोनों बच्चे हमारी जनरेशन को रिप्लेस करें। दुनिया भर में रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 माना जाता है कि 2 लोग मरेंगे, 2 लोग नए आएंगे, वो रिप्लेसमेंट लेवल आइडियल माना जाता है।
हमारे यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट 1950 में 5.6 था इंडिया का, अब 2.14 हो गया है, अपने आप ही गिर गया है, क्योंकि जैसे एजुकेशन बढ़ी, जैसे समृद्ध हुए लोग, अपने आप वो रेट गिरता गया है टोटल फर्टिलिटी रेट। कुछ राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से नीचे है। उसमें सिक्किम है, अंडमान है, गोवा है, लक्षद्वीप है, केरला है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, तमाम ऐसे है, दो से भी नीचे है। तो 2.1 तो छोड़ दीजिए, उससे भी नीचे है। तो ये डिबेट कहीं पर गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं आपको समझाती हूं क्यों। हमारे यहाँ हमारी जनसंख्या को हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता था। हमारा सबसे बड़ा हथियार, पुरजोर हथियार दुनिया के सामने हमारी जनसंख्या थी। इसीलिए हमने अपनी इकोनॉमी खोली, इसीलिए इतनी कंपनीज यहाँ पर आई, इतनी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यहाँ पर इतना कंजम्पशन होता था। यह एक बहुत बड़ा मार्केट था दुनिया के लिए, और इसीलिए हम समृद्ध हुए, इसीलिए नौकरियां बनी, इसीलिए रोजगार बढ़ा, इसीलिए कंजम्पशन बढ़ा, निवेश बढ़ा, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड था। अब पिछले कुछ सालों से ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा अभिशाप बनता जा रहा है, डेमोग्राफिक डिजास्टर बनता जा रहा है। लेकिन ये कुरीतियों का नतीजा है, ये सरकार की विफलताओं का नतीजा है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों से देखिए तो टोटल फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट लेवल को देखते हुए 2100 तक, 2100 जब साल आएगा तो हमारी आबादी जो आज 140 करोड़ है वो अपने आप घट के 100 करोड़ हो जाएगी। हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो आज 76 करोड़ है वो अपने आप घट के 58 करोड़ हो जाएगी। तो बात आज करनी चाहिए रोजगार के क्या साधन मुहैया होने चाहिए, बात आज करनी चाहिए एजुकेशन कैसे मिलनी चाहिए, बात आज करनी चाहिए कि जो 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे सरक गए पिछले 1.5-2 साल में, उनको कैसे वापस ऊपर लाया जाए। 27 करोड़ लोगों को हम अपनी सरकार के दौरान ऊपर लाए थे। बात होनी चाहिए कि अप्रैल और मई में 2 करोड़ रोजगार जो नष्ट हुए उनको कैसे बनाया जाए। बात होनी चाहिए कि महिलाओं को पार्टिसिपेशन कैसे किया जाए, लगातार गिर रहा है वो वर्क पार्टिसिपेशन, इस पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है मुद्दे की गलत मुद्दे पर। इनफैक्ट बात तो उल्टे डायरेक्शन की होने लगी। बात तो यह करनी चाहिए कि हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा डेमोग्राफिक डिजास्टर क्यों बनता जा रहा है, क्यों सरकार उसको बनने दे रही है। जो हमारी सबसे पुरजोर हथियार था वो हमारा अभिशाप क्यों बन रहा है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। और आंकड़े आपको यह बताते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में रिप्लेसमेंट लेवल से लोअर है। जो हमारी नई पॉपुलेशन आ रही है वो मरने वाली जनसंख्या से कम होती जा रही है लगातार, और ये इतनी कम हो जाएगी कि इसमें करीब 80 साल बाद आपकी 100 करोड़ पॉपुलेशन ही रह जाएगी। आज की 40 करोड़ अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट लेवल लोअर हो गया है टोटल फर्टिलिटी रेट से। तो ये जफर भाई, मैं 1 मिनट आपके पास आऊंगा। सुप्रिया के आंकड़ों को लेकर मैं प्रोफेसर साहब के पास चलता हूं। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं प्रोफेसर अरुण कुमार जी के पास। अरुण कुमार जी, सुप्रिया जी की बात से सहमत है कि हमारी आबादी अब आने वाले समय में घटने वाली है, बढ़ने वाली नहीं है? जी हाँ, जो वो बता रही हैं वो सही बात है कि अभी धीरे धीरे बढ़ेगी। अगले 10-12 साल तक हम लोग चीन से ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि रिप्लेसमेंट लेवल से कम होगा तो आबादी धीरे धीरे अपने आप घटेगी। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और इसके पीछे मतलब जो आज की समझ है वो सही है कि जो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है 1991 से ही अगर आप देखें तो जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे जो कम होता चला जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इसमें जोड़ूंगा कि जो समस्या हमारे सामने, जैसे दोनों हमारे बाकी जो प्रवक्ताओं ने कहा कि शिक्षा का अभाव और जो रोज़गार, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट का, ये दो बहुत बड़ी चीज़ हैं। इनकी तरफ हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी हमारी जब पॉपुलेशन होगी वो फिर प्रोडक्टिव होगी, और वो फिर जब देश को जब तरक्की के रास्ते पे ले जाएगी। अगर जो भी पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव नहीं हुई, जैसे कि मैंने कहा कि 94% लोग जो इस समय असंगठित क्षेत्र में हैं, और महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है हमारे लेबर फोर्स में वो धीरे धीरे बहुत गिरता चला जा रहा है पिछले 15 साल से। रोज़गार की समस्या इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि ऑटोमेशन ज़्यादा हो रहा है, और ऑटोमेशन हमारा वैश्वीकरण की वजह से हो रहा है क्योंकि हमको विश्व में प्रतिस्पर्धा करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर हमें अपने डेवलपमेंट पैराडाइम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम डेवलपमेंट पैराडाइम की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक तरह से समस्या बन जाएगी, और फिर प्रेशर होगा कि कंट्रोल किया जाए। तो समस्या कहीं और है लेकिन उसका ध्यान कहीं और चला जाएगा, डिबेट कहीं और दिशा में चला जाएगा।
तो हमें डिबेट को भी सही दिशा में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जफर इस्लाम जी, सुप्रिया ये कह रही थी कि जानबूझकर इस डिबेट को गलत डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है। क्या योगी जी की जो जनसंख्या नीति है वो गलत डायरेक्शन में उठाया गया एक कदम है? सुप्रिया का ये तर्क है। नहीं, देखिए, उनकी समझ इस बारे सब्जेक्ट के बारे में अगर सही है तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो जो नीति आ रही है वो भी इसी डायरेक्शन में तो आ रही है। अगर हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा के बारे में कि सबको शिक्षा अच्छी मिले, तो इसमें क्या उसमें आप उनको कहाँ कमी लग रही है? डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में आज जो है, जो यंग पॉपुलेशन, वर्किंग एज जो है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है प्रोडक्टिव एज के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं, और हम उसको कैपिटलाइज भी कर रहे हैं। जब हमारे FDI इतना आ रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट हमारे इतना ज़्यादा हो रहा है, हम उस नीति से ऐसी नीति लेकर आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब बने, और एम्प्लॉयमेंट ब्लू कॉलर एंड वाइट कॉलर जॉब की जो हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन करें। तो इनको डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम बिल्कुल कैपिटलाइज कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक चीज़ है जो कि आप इस चीज़ से आप जो अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर रही हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अगर आप एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है ये पहले रखते, जो एजुकेशन जो आपको रोज़गार देने वाला एजुकेशन, आपने ऐसी एजुकेशन पॉलिसी रखी जिससे ना रोज़गार हो, और साथ साथ आपने गांव-गांव तक एजुकेशन पहुंचाना चाहिए था, आपने गरीब रखा। देखिए, गरीब में आपको वोट मिलता था, उनको गुमराह करके आप वोट लेते थे। आज वो समस्या देश की बनी है, वो आपकी देन है। अबे हम तो पिछले 7 साल से हैं और हम इस दिशा में नई नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। पाथ ब्रेकिंग जो इनिशिएटिव है हमारे आ रहे हैं, आपने क्या किया ये आपको सोचना चाहिए। अपने गरीबे में झांकिए और देखिए कि जो पॉपुलेशन में अगर काश हम अच्छी पॉलिसी लेकर आते, इनको जो बच्चे हैं वो आज थोड़ी पढ़ के जो वर्किंग पॉपुलेशन आज 7 साल से हमारे है सरकार, ये वर्किंग पॉपुलेशन तो पैदा हुए बहुत साल पहले हुए। एजुकेशन तो आपके समय में देना था, आपने कभी उसके बारे में चिंता ही नहीं की गांव-गांव में एजुकेशन देने की। अगर आप अच्छे स्कूल कॉलेज सब सेटअप करते, उस लेवल का करते कि सारे को और अच्छी एजुकेशन पॉलिसी रहता, तो शायद आज ये सारे प्रोडक्टिव होते हैं, सब जगह रोजगार भी होता है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट का काम इसी सरकार ने किया है ताकि उनको इसके ये फोकस्ड अप्रोच है हमारा। डे 1 से सरकार ने स्किल डेवलपमेंट में फोकस किया ताकि हम उनको स्किल दे सके। आपने एजुकेशन नहीं दिया, अब उनको स्किल देंगे तभी तो वो कम से कम रोजगार पाएंगे, और बाकी लोगों के लिए अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लेके आए ताकि वो बेहतर एजुकेशन पा सके और साथ साथ वो देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए, प्रोडक्टिव तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, मेरे एक दर्शक लोकेश सिंह गाजियाबाद से जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। लोकेश, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आना होगा? सुप्रिया, मैं 1 मिनट में आपके पास आऊंगा, आप कट गई थी इसीलिए मैंने दर्शक का सवाल लिया। मैं लोकेश, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आना चाहिए? बताइए। हेलो लोकेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइए, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आना चाहिए? मुझे लगता है लोकेश मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। सीधे सुप्रिया के पास चलता हूं। सुप्रिया जी बताइए, उनका कहना है कि 60 साल तक तो आप थे, आप अगर प्रोडक्टिव बना देते, उन लोगों को स्किल दे देते तो शायद इस तरह के हालात नहीं बनते। बोले ये तो कांग्रेस की विफलताओं का कारण है, ये तो अब हमने शुरू किए हैं पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स। जी हाँ, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख देती हूँ, उनका भी जवाब हो जाएगा और जनता को भी सच पता चल जाएगा। इन्होंने एक बड़े गाजे बाजे के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको वो स्किल डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, वो रखा था। उस योजना के तहत 2015 में लॉन्च हुई थी, आज तक मात्र 23% लोगों की नौकरी लगी है, मात्र 23% की, सबकी नहीं लगी है। तो पता नहीं किसकी कौशल विकास कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी उसमें से मात्र 23% की लगी है, पहले तो 12% पे था। ये बात मैं पहली बात बता दूं, दूसरों के ऊपर उंगलियां तानने से पहले। दूसरा, एजुकेशन और शिक्षा की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि इस वित्तीय वर्ष का बजट एजुकेशन का 93,000 करोड़ है।
जो कि पिछले वित्तीय अरे वर्ष भाई, के पुरानी बात एक कीजिए, मिनट रुक अपने जाइए। समय की बात मैं आपके कीजिए। बीच में तो नहीं बोली थी जफर जी, इतनी तो कर्टसी दीजिए। सुप्रिया जी अपने समय की बात मैं कीजिए बात ना, मैं बोलूंगी आपके नहीं, समय अगर आप चुप रहेंगे तो मैं बोलूंगी, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। नहीं हम कह रहे हैं आप नहीं, मैं आपसे एक सवाल किया है, उसका जवाब दीजिए ना। आप इधर घूम घूम के इधर कहाँ उछल रही हैं? 7 साल के बारे में बात करें, 70 साल के बारे में बात तो कीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप मुझे इतना कर्टसी ऑफर अगर यार, करेंगे दीपक जी तो मैं डिबेट करूंगी। मैं अरे चिल्लम भाई, चिल्ली का सवाल डिबेट का तो करने सही नहीं आई जवाब हूं। दीजिए। ये इंपॉर्टेंट डिबेट है, मैं नहीं 3-4 बोलूंगी। मिनट है, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं बोलिएगा इसलिए कि आपके विफलताओं के बारे में नहीं बोलेंगे। आप दीपक जी इस वित्तीय वर्ष में, कांग्रेस पार्टी इस एक्सपोज हो रही है। वित्तीय वर्ष में आपकी अच्छी पॉलिसी होती है, 93,000 अच्छी करोड़ पॉलिसी अच्छा होती है। जफर भाई, शिक्षा का जफर भाई, बजट है, मैंने जो दोनों को पिछले पूरा मौका वित्तीय दिया, वर्ष उनको से कंक्लूड कम करने है। दीजिए प्लीज। अच्छी जफर भाई, पॉलिसी तो ऐसी जफर भाई दिक्कत नहीं कंप्लीट करने आती। दीजिए। सुप्रिया बहन, मैं कुछ रोक नहीं रहा उनको, मैं कह रहा हूं अपने बारे में तो बात की, अपने जफर, अगर अपने आपके समय के पास बारे में। तथ्यों की और आप ये आंकड़ों की हमारे कमी समय है के तो बारे में बात कर रहे हैं बौखलाइए भाई। मैं मत। सच सुनने की कुवत रखिए, सच सुनने की अरे कुवत काहे का रखिए, बौखलाना है? मैं सच तो बहुत सुनने से की straight कुवत forward बात रखिए। कर रहा हूं। 23% लोग हायर हुए आपके आप पीएम दो कौशल आंकड़े लेके विकास मत बैठिए, मैं से। 50 शिक्षा का आंकड़े मेरे बजट पास आपने है। पिछले लेकिन साल से मैं गिरा बिल्कुल दिया है। सीधा क्या सीधा बातें बात कर करते रहा हैं हूं। आप लोग? आपको शर्म नहीं आती है? शिक्षा का मुझे बजट गिराकर आप यहाँ पर आए ज्ञान देने। 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी की सीमा रेखा के नीचे कर दिया है। आप मुझे ज्ञान देंगे? 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी की सीमा रेखा के नीचे किया। शर्म करो, यहाँ पर आकर बेकार के कानून पर ज्ञान दे रहे हो। क्या पता है आपको हिंदुस्तान की आबादी के बारे में? हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को, हमारा डेमोग्राफिक डिजास्टर बनाने वाले लोग सिर्फ विभाजन का काम करते हैं। सबको पता है ये कानून की बात तुम क्यों कर रहे हो, बेकार की बात करते हो यहाँ पर आकर। क्या बात करते हो तुम? शर्म नहीं आती है? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, एनईपी का बजट घटाकर यहाँ पर आके मुझसे बकबक करिएगा आप? देश के लोगों से डरिए। अच्छा प्लीज प्लीज, आप दोनों सिर्फ 5 मिनट के लिए और हैं। वो भी जानते हैं। आपने पीएम कौशल विकास में भी पैसा खाया है और उसमें भी वहां पर लोगों को नौकरी नहीं मिली है और इसीलिए आपके मंत्री भी हटाए गए थे। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। चाइना की बात बड़ा करते हैं ना, बड़ी गलबैया करते थे प्रधानमंत्री जी चाइना के साथ। चाइना को विवश होकर एक बच्चे की पॉलिसी और बनानी पड़ी है कि आप 3 बच्चे वहां पर पैदा कर सकते हैं। ये क्या बातें करते हैं? इन्होंने नेशनल बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं इतनी सक्सेसफुल पॉलिसी की मंत्री कोई और उनके जवाब डेप्यूटी नहीं है। दोनों को ये निकाल बाहर आंकड़े फेंका। लेकर आई क्यों है निकाल बाहर फेंका भाई? 2000 आगे पोखरियाल जी आने और वाले उनके 80 डेप्यूटी साल को की अगर सच पुराने बोलने की पिछले 80 हिम्मत साल है के जवाब तो तो दे रोजगार दीजिए। खा गए आप, लोगों की नौकरियां डकार गए आप, अरे मैं सच- वेतन खा गए आप। एक आपके मिनट पास जरा मैं बचा जवाब क्या दे दूं। करने को? आप इनको 7 सुन साल लीजिए। से सत्ता में है, कब तक कांग्रेस की बात करिएगा? कब तक झुंझुना बजाते रहिएगा अच्छे दिनों का? अब तो आपके प्रधानमंत्री जी भी अभी अच्छे जवाब दिन दे की दो। बात करते अब नहीं देखिए, हैं। मैं चुप 15 रहा, लाख जवाब आने दे थे, देता हूं। 10 करोड़ रोजगार बनने थे। कहाँ है वो सुन सब लीजिए, अब मैं पैसा? जवाब देता बताइए हूं। जरा, कहाँ है 15 लाख? हो गया कहाँ है सुप्रिया 2 बहन, तो मैं करोड़ जवाब तो ले सालाना लीजिए। रोजगार है कहीं? कौशल विकास की बात करते हैं। अच्छा, मैं जवाब दे 25% दूं। लोगों को हायर नहीं करा पाए, यहाँ पर आकर मुझसे बहस अब जरा मैं करेंगे। जवाब दे आंकड़े दूं। पढ़ के आया करिए, उसी में सच होता है। दीपक बेकार भाई, की बहस देखिए, किया समय मत खत्म हो करिए। जाएगा, जब आपकी बात बहस में मान ना के मैं चुप आंकड़े हो होते गया। हैं ना तथ्य होता है तो आप इंटरवीन करने लगते हैं। अपने लोगों से थोड़ा ज्ञान लेकर आइए, उनसे बदतमीजी सीखकर मत आया करिए डिबेट पर। यह आपकी भलाई के लिए मैं कह रही हूँ। मैंने आपको कर्टसी दी, आपकी बात सुनी, लेकिन अब आइंदा से अगर आप मेरे साथ डिबेट पे आइएगा, आपको एक शब्द बोलने नहीं दूंगी मैं, ये भी सुन लीजिए। अगर मैं बोल रही हूँ और आप बीच में कूदेंगे तो आप अच्छा अच्छा चलिए, प्लीज तो प्लीज, आप- आप सिर्फ दोनों 2 मिनट के लिए हैं। सुप्रिया जी 1 मिनट आपका, 1 मिनट जफर भाई का। सुप्रिया जी, क्या बेकार की बात जफर कर रहे हैं? जफर भाई दोनों बहुत समझदार हैं, दोनों इतने पढ़े लिखे हैं। नहीं, ये समझदार नहीं है, ये बदतमीजी पर आप कर भी रहे कहाँ हैं। बोलने दे अगर रहे हैं इनके पास उनको? तथ्य और आंकड़े तो उस पर बात करें। मैंने इनसे कुछ आंकड़े दिखाकर इनसे पूछे हैं, उसको जवाब दे। मैंने तो आंकड़ा पूछा है ना इनसे, जवाब दे मेरे आंकड़े का। पीएम कौशल विकास के अंतर्गत 23% लोगों की नौकरी लगी, सही या गलत बताएं, हाँ या ना? शिक्षा का बजट इन्होंने इस साल क्यों कम किया पिछले साल के मुकाबले, हाँ या ना? शिक्षा और स्किल का डेवलपमेंट का बजट कम करके आप चले मुझसे भारत की बात करने। मैं जवाब दे दूं। नौकरी 2 करोड़ नौकरियां डकार गई अप्रैल और मई में, जरा हाँ या बात ना? करिए, मैं जरा। 23 करोड़ लोग बेरोजगार होकर गरीबी की दीपक सीमा भाई, रेखा के मुझे नीचे भी चले तो बोलने के गए, लिए हाँ या दीजिए। ना? जवाब ये दीजिए उस बात बदतमीजी का। करती रहेंगे, मैं सहता अभी रहूं। बगले झांकने लगेंगे, अभी बगले झांकने मैं जरा लगेंगे। जवाब दे रहा अब हूं, अगर सुन सवाल लीजिए। पूछो तो इधर सुनिए। हिंदुस्तान अच्छा, पाकिस्तान की बात ठीक है। करेंगे। अरे पूछ रही हूं मैं सवाल, आप बताइए। बेवकूफ औरत की तरह बात हिंदुस्तान कीजिए की मेरे से। इकोनॉमी 8% आपको पे पता ग्रो है, होती थी। आपको पता है कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आपके पास कुछ है नहीं कहने को। अब तो मैंने 24% आपके दुखती रख पे हाथ रख दिया। ये दिक्कत है आपकी। 180 की बात आपके कर पास रही है। क्या है आपसे- बताने को? आपसे बताइए। 160 आप बात अपना की एक बात कर रही उपलब्धि है। बताइए, क्या आप- एक नहीं, नहीं, उपलब्धि आप 2100 इकोनॉमिक बताइए, नहीं, नहीं, एक जॉब आपने 2100 क्रिएट करी वो बताइए, 2100 की एक बात कर व्यक्ति रही को है। आपने विकास करके कहीं लगाया वो बताइए। 2100 की बात कर रही है, लेकिन ये बात नहीं करेंगे कि भाई- अच्छा अभी भी 2 मिनट बचे हैं हमारे पास दोनों के लिए, 1-1 मिनट दोनों बोल लीजिए। सवाल आ गया क्या आज?
देख सिलेबस का सवाल बाहर का आ गया क्या? फिर बोलने सिलेबस दीजिए, में बाहर का सवाल आ गया क्या? मैं बोल रहा हूँ कि देखिए मैंने तो सिंपल सवाल किया कि आपने तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, आपने क्या इनिशिएटिव लिए? रेट और रिप्लेसमेंट लेवल को कंपेयर आपने क्या करिए, इनिशिएटिव हिम्मत लिए? है तो करके आप दिखाइए। बात कर रहे हैं अगले 80 साल की, पिछले साल की उत्तर प्रदेश में चले हिम्मत है तो जवाब दो ना। क्यों आपकी हालत खराब हो जाती है? दुखती रात में हाल रख दिया तो मुश्किल हो रहा है। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के लिए में? बम और गोलियां चल रही है चुनावों में, औरतों के वस्त्र फाड़े जा रहे हैं चुनावों में निर्वाचित लोगों के। चले पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, शर्म करिए थोड़ी, आंख में शर्म का पानी भी भर गया क्या आप लोगों की? बेकार की बात करते हैं। क्या किया आपने उत्तर प्रदेश में औरतों को निर्वाचित कर रहे हैं चुने हुए लोगों को? क्या किया ऋतु सिंह के साथ आपने? क्या किया आरती यादव के साथ आपने? सरकार गरीब आदमी की बातें चिंता करते हैं उत्तर कर रही है, प्रदेश ये सरकार जो चिंता कर रही बात है। कर रहे हैं, क्या बेवकूफी की अच्छा, बात कर रहे हैं आप दोनों इतने पढ़े लिखे लोग, महिला है तो सिलेबस के चिल्लाएंगे बाहर का तो सवाल आ गया। दिक्कत की बात आपके है, चिल्लाने से मैं रुकूंगा बिल्कुल नहीं, दिक्कत की मैं बात है आपको ये। पढ़ा सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में औरतों का खुलेआम उनकी साड़ियां खींची जा रही हैं, उनको निर्वाचित किया जा रहा है और ये चुनी हुई महिलाएं हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बड़े चले पॉपुलेशन कंट्रोल करने यहाँ पर। पहले उन औरतों के वस्त्र पर जिसने हाथ डाला है ना उसको सजा दीजिए, उसके बाद बात करिएगा उत्तर प्रदेश की बात करने आए। क्या बात? ना भारत की बात कर सकते हैं, ना उत्तर प्रदेश की कर सकते हैं, ना युवाओं की कर सकते हैं, ना बेरोजगारों की कर सकते हैं, ना महिलाओं की कर सकते हैं। आप बात किसकी कर सकते हैं? आप बात कर सकते हैं हम दो, हमारे दो, सूट बूट की सरकार आपकी है, आप पूंजीपतियों की बात कर सकते हैं। 15 लाख का नरेंद्र दामोदर दास मोदी सूट पहन सकते हैं। केम छो मजामा बस अपने दो चार मित्रों के साथ कर सकते हैं। हम दो और हमारे दो की जो आपकी सरकार है वो आपके दो मुकेश अंबानी और अडानी है और कोई नहीं है, ये जान लीजिए। हम दो हमारे दो दुनिया में मत करिएगा। अगर आप हम दो हमारे दो पूंजीपति के लिए है, ये सब जानते हैं, उनको पता है ये सब जानते हैं, उनके काले सब जान रहे हैं यूपी में क्या हो रहा है। यूपी में अगर एक महिला अपना निर्वाचन करने जा रही है, उसके प्रस्तावक की पहले दोनों इतने पढ़े लिखे, दोनों इतने समझदार, क्यों झगड़ रहे हैं? आंख में शर्म का पानी नहीं है। क्या बात करते हैं आप? बोलने दीजिए, क्या बात करते हैं आप? औरत है, इनको ऐसे बोलने दीजिए। क्योंकि मैं बोल रही थी, ये बीच में अनर्गल बकवास करेंगे, मैं इनकी बकवास थोड़ी सुनने आई हूँ यहाँ पर। ये बोले मैं बिल्कुल चुप रही, मैं बोलने लगी, ये बीच में बोलने लगे, ये कौन सी तमीज है डिबेट करने की? और अगर दीपक जी आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो मत बुलाया करिए। आज सिंपल है, आपका टेक्निकल सब्जेक्ट था, हम टेक्निकल सब्जेक्ट में पढ़ के आए थे, ये नहीं आए थे, इनका तो आया था बाहर। सुप्रिया जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं किसी का जवाब नहीं बंद कर सकता। दीपक जी आपके शो पर कहा जा रहा है, आपके शो पर कहा जा रहा है, ये आपके शो पर कहा जा रहा है। प्लीज, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो जिस भाजपा के हैं उनका डीएनए ये है। मैं हाथ जोड़ के दोनों से बोल रहा हूँ। आपने अपना डीएनए उत्तर प्रदेश में दिखा दिया है। एक औरत की जो आपने साड़ी पकड़ के खींची है, ऋतु सिंह ब्लॉक प्रमुख बनने जा रही थी, उसको आपने निर्वस्त्र कर दिया है। ये आए मुझसे बात करने, शर्म आनी चाहिए आपको। ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर, जरा बताइए। मुद्दे पे बात करें तो आप बोल रहे थे, मैं चुप थी जब मैंने बोलना शुरू किया, आपके पास जवाब नहीं थे। बदतमीजी आप करने आए यहाँ पर, पढ़ लिख कर आते थोड़ा तो ये बदतमीजी ना करनी पड़ती। मेरे सवालों का कुछ लोगों से अच्छी चीजें सीख कर आया करिए। परेशान हो जाती है, ऊपर चढ़ने के लिए गलत सीखना जरूरी नहीं है, गलत सीखना जरूरी नहीं है, बदतमीजी करनी जरूरी नहीं है। पढ़ के आया करिए, पढ़ के काम किया करिए। आप बदतमीजी तो कर रहे, आप जानते हमने तो 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर खींचा, तुमने 23 करोड़ को नीचे ढकेल दिया गरीबी की सीमा रेखा के। बताइए से बात करो, बताइए, इसलिए कि इनको बदतमीजी 23 करोड़ करने से लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से शोहरत बढ़ेगी। ऐसे अच्छा, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों मेरे साथ सिर्फ 9 बजे तक हैं। 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी की सीमा रेखा के नीचे ढकेला, ढकेला कि नहीं ढकेला? हाँ या ना बताइए। 23 करोड़ लोग आपकी नाक के नीचे और गरीब हुए कि नहीं हुए? हाँ या ना बताइए। 23 करोड़ लोगों को गरीब किया आपने। हमने 27 करोड़ को निकाला। आंकड़े तो पढ़ के आया करो भाई, 70 साल के आंकड़े तो पढ़ के आया करो। आप आंकड़े बिना पढ़े आप क्यों आते हो? मेरा टीवी चैनल है, मेरा टीवी चैनल है। सच यही है, आपने 2 करोड़ रोजगार खा लिए। इसको संसद भवन मत बनाइए प्लीज, प्लीज, दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रेखा के नीचे रहे, निकालने के बजाय आप और पीछे 99,000 करोड़ शिक्षा का बजट था, उसको 93,000 क्यों किया गया? इस बात का जवाब दे दीजिए। दीपक जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 99,000 करोड़ शिक्षा का बजट था, उसको 93,000 करोड़ क्यों किया गया? कम कैसे किया गया? आपको लगता है भारत जैसे देश में शिक्षा का बजट 6,000 करोड़ कम किया जा सकता है? शिक्षा का बजट आपने 6,000 करोड़ रुपए कम किया एक साल में। कैसे कम किया आपने वो बजट? ये तो आपके आंकड़े।
ये तो आपके बजट से आया है। कहाँ पढ़ाने जा रहे हैं लोगों को? कहाँ पढ़ाने जा रहे हैं? आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे थे, 23% को तो आप नौकरी दिला पाए, बाकी 76% का क्या वो बताइए मुझे। 77% लोग रह गए। क्या बात कर रहे हैं आप? ये कितना बड़ा बजट? चलो मैं एक दर्शक के पास जा रहा हूँ, मेरी एक दर्शक जुड़ गई है, सुकन्या सिंह। आज सिलेबस के ठीक है, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। आप दोनों का वक्त 9 बजे तक था, मैंने 9:05 तक इसलिए देखा कि आप दोनों शांत हो जाएं, एक एक आर्गुमेंट रख दे, पर मुझे नहीं लगता कि ये शांत होने वाला है, इसलिए मैं सीधे चलता हूं सुकन्या सिंह के पास। मेरी एक दर्शक मेरठ से जुड़ गई हैं। सुकन्या बताइए, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून होना चाहिए? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी राय रख सकूं। जी हाँ सर, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में बेरोजगारी दर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट देखेंगे तो हर साल पलायन बढ़ता जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि जितने भी इंडिया के टॉपर स्टूडेंट्स थे 1996 से लेके 2015 तक, उसमें से 95% यूथ ऐसा है जो कि पलायन करके NRI बन गया है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, और वो बाहर ही सेटल होना चाहते हैं, जबकि 5% यूथ अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ा रहा है। इससे ये साफ होता है कि हमारे देश में लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे देश में अच्छा रोजगार इस वक्त नहीं मिल पा रहा है, और नॉन रेसिडेंट इंडियन अब नॉन रिटर्निंग इंडियन बन चुका है। वो अपने देश में वापस नहीं आना चाहते, वो अपने देश को की सेवा करने की जगह अपने होस्ट कंट्री को सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही सर, वाटर क्राइसिस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, वाटर शॉर्टेज हो रही है, ज्यादा जनसंख्या की वजह से पानी की कमी होती जा रही है, ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो गया है, और इसके साथ साथ ठीक है, जुडिशियल क्राइसिस बढ़ गया है। ठीक है सुकन्या, ठीक है, एग्री माना, मैंने आपकी बात को माना, आपके सभी तर्कों को माना। बोलिए, सवाल बोलिए सुकन्या, जल्दी बोलिए। मेरा सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों से है। मैं पक्ष से पूछना चाहूंगी, क्या ऐसी बहस चलती रहेगी या फिर जनसंख्या पर कोई नियंत्रण के लिए कोई कानून आएगा? और विपक्ष से मेरा यह सवाल है कि वे अपना सियासी चश्मा उतार के क्या पक्ष का साथ देंगे और देश के युवाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे, या फिर ऐसे ही लड़ते रहेंगे और हमारे युवाओं को बर्बाद करते रहेंगे? ठीक है, आपका सवाल हम पैनल पे ले जाएंगे, आप देखते रहिएगा। पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अनिल अग्रवाल, राज्यसभा के सांसद है, जो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, क्या सोचकर आप ये प्राइवेट मेंबर बिल लाए? नमस्कार। देखिए दीपक जी, आज के समय में जनसंख्या नियंत्रण करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और देश का चाहे युवा वर्ग हो, चाहे हमारे प्रौढ़ हों, चाहे बच्चे हों, आज इस बात को सब समझ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करना देश के लिए कितना आवश्यक है। इसके विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण किया जाना कितना आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए लोग स्वयं जागरूक हों और कानून लाने की आवश्यकता ही ना पड़े। मैं आपको दीपक जी एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि जो पढ़ा लिखा समाज है, किसी भी वर्ग का है, वो सब के सब जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए स्वतः अपने आप जो जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए चीज़ें हैं उसको अपना रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो कि इस काम में सहयोग नहीं कर रहा है, और ये वो वर्ग है जो कि आज हर प्रकार से ना वो शिक्षित है, ना उसके पास खाने के लिए न्यूट्रिशियस फूड है, और वो इसको दूसरी तरह से ये देखता है कि जब मेरे 5 बच्चे हो गए तो वो 10 साल के बाद उनको जो है काम करने के लिए भेज देता है। वो ये नहीं समझता कि भाई इसका भविष्य क्या होगा। जो माताएं बहनें पढ़े लिखी हैं वो निश्चित रूप से जनसंख्या को नियंत्रित कर रही हैं, और वो जो जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए जो भी मीन्स हैं उसको अपना रही हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं इस बात को बखूबी समझती हैं कि किस प्रकार से वो अपने परिवार को बेटर कर सकती हैं, और वो समझती हैं कि अगर परिवार में कम बच्चे होंगे, छोटा परिवार होगा, तो वो सुखी परिवार होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंकड़े दिए, और मैं बस एक सेंटेंस में उसको फिनिश करना चाहूँगा
कि इस देश में अगर आबादी को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय में ना हमारे पास रोज़गार होगा सबको देने के लिए, ना सबको देने के लिए अन्न होगा, ना सबको देने के लिए पानी होगा, बल्कि मैं तो ये भी समझता हूँ कि ऐसा ना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अधिक मात्रा में हो जाए और ऑक्सीजन कम हो जाए। इसका हमने एक स्वरूप अभी कोरोना में भी देखा है। तो जनसंख्या नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है और इसको किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको शिक्षा से जोड़ के देखना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे दूसरे धर्म के लोग हैं जो इनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आबादी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षित हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके किसी भी घर में आपको 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे। और जहाँ तक बहुत सारे लोग रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिविटी रेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये उनके जो तर्क हैं ये बहुत अच्छे तर्क नहीं हैं। भारत में जब आज़ाद हुआ तो उस समय लगभग 34-35 करोड़ आबादी थी, आज 135 करोड़ की आबादी हो गई है। आप देखिए 100 करोड़ आबादी बढ़ गई है इस पीरियड में। क्या इस तेज़ी से आप मकान बना सकते हैं? क्या इस तेज़ी से आप लोगों को रोज़गार दे सकते हैं? तो इसलिए मैंने इसके लिए अपना जो बिल है वो पार्लियामेंट में सबमिट किया है और मुझे लगता है जल्दी इस पे चर्चा होगी। पूर्व में भी मेरे मित्रों ने इस प्रकार के जनसंख्या नियंत्रण के कानून जो हैं वो ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उनमें जो कानून ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे अपने पैनल की तरफ चलता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, अश्विनी उपाध्याय पिटिशनर है इस मामले में, बीजेपी के नेता हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता। सबसे पहले सीधे चलता हूं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, क्या सोचकर 11 तारीख को योगी सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ रही है? क्या ये आपके एजेंडे पर था? एक मिनट वक्त लीजिए, सब अच्छे से बोलिए। हाँ। बस आपस में मत उलझिएगा। हाँ। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार का एजेंडा वो होता है कि देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। उसके लिए जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार कानून भी बनते हैं, उसके अनुसार काम भी होता है। मैनिफेस्टो एक तरीके से पीछे के हिस्टोरिकल इश्यू होते हैं, लेकिन जिस तरह से अब व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से अब समस्याएं बढ़ रही है, जिस तरह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, उसके साथ जुड़ी हुई कई तरह की समस्याएं हैं, तो कुछ ना कुछ एक इंसेंटिवाइज स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ऐसा जनरली सब लोगों का मानना है। और उसमें ही सरकार व्यापक चर्चा के अनुसार इस चीज को लेगी। अभी जैसे आपने डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी का प्राइवेट मेंबर्स बिल की बात की है, या यूपी में जो बिल आने की बात है, तो यह सब चर्चा होगी तभी कानून एक अच्छा बनता है। लेकिन आज के समय में यह तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि कोई ना कोई जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी न किसी तरह का इस समस्या के समाधान के लिए सरकारों को आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ाने चाहिए। अब उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि इंसेंटिवाइज स्ट्रक्चर से ही चलिए, कुछ कह रहे हैं कि पिनलाइज भी करिए। इस सब पे व्यापक चर्चा मुझे लगता है अभी होने की आवश्यकता है, उस पर अभी चर्चा होगी जैसे जैसे हम आगे। ठीक है। आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक नीति बनानी चाहिए, सरकार को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि 2 बच्चे तभी आप सरकारी सुविधा ले पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है वो तो पेनल्टी का मेथड है। इंसेंटिव मेथड जो है वो इंसेंटिव वाला तो ऑलरेडी चल रहा है। 2 सरकारों ने पहले प्रयास किया पेनल्टी मेथड को, इमरजेंसी के समय पर भी पेनल्टी मेथड को यूज किया गया था। उसके नेगेटिव जिस तरह के रिपरकशंस आए थे वो पूरे देश ने देखे थे। और पिछले जो 25-30 वर्षों से जो सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल पॉजिटिव मेथड चल रहा है, उसका रिजल्ट आया है। उसमें कहीं ऐसा नहीं कि उसका रिजल्ट नहीं आया है। उसको और ज्यादा प्रभावी बनाने की अगर कोई कदम उठाया जाता है तो मुझे लगता है वो स्वागत योग्य होगा उसके, क्योंकि जो कुछ पैरामीटर्स थे वो ये थे कि एजुकेशन को बढ़ाया जाए, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेगी देश की तो कहीं ना कहीं वो सीधा सीधा पॉपुलेशन कंट्रोल पे असर पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट, अवेयरनेस और इन्फ्लेशन, अगर लोगों की जेब में पैसा होगा, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव मेथड था
वो अभी तक काफी कारगर रहा है। जहां तक बात है कि इसको कैसे और कारगर किया जा सकता है, तो उसी के लिए फूड सिक्योरिटी बिल आया था कि इसको न्यूट्रिशनल फूड जो है, तमाम चीजें जो हैं उसके किस तरह से फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल अभी उलझा हुआ है। इसीलिए राइट टू एजुकेशन आया था कि हर बच्चा पढ़े, राइट टू एजुकेशन होगा, हर बच्चे को कंपलसरी पढ़ने का जब मेथड शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे थे। अब बात आती है कि इनके नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या रिजल्ट्स हैं। आपने देखा जापान और चाइना का पॉपुलेशन पिरामिड अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जिस तरह से जो मेथड्स अपनाए, आज उनके यहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है और उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जब से डाउन हुई है, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ी है। आज क्या मेथड हो सकता है उसके ऊपर अगर इतना ही बीजेपी वालों को और तमाम बीजेपी के जो लोग हैं उनको इतनी ही चिंता थी तो अटल जी की सरकार 6 वर्षों तक रही और मोदी जी 7 वर्ष तक क्या पकौड़े तल रहे थे, अब तक क्यों नहीं लेकर आए? केवल यूपी का चुनाव है, 4 साल से यूपी की सरकार नहीं थी क्या? 4.5 साल से एक कदम भी कोई उठा था क्या? मुझे लगता है कोरोना में जिस तरह की महामारी की हालत खराब हुई है, पूरे मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसको कवर अप करने के लिए तमाम तरह की इस तरह के शगुफे आएंगे। कुछ लोग पीआईए लगाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कोई कुछ लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा। भाई 4.5 साल तक क्या नवाज शरीफ ने रोका था आप लोगों को? क्यों नहीं कानून बनाया आपने? कांग्रेस ने तो रोका नहीं था। ठीक है, क्या सरकार यहाँ पर केंद्र में शिगुफा है सिर्फ। श्री उपाध्याय जी, आपका पिटीशन भी शिगुफा है और यूपी में ध्यान भटकाने के लिए 2 बच्चे 2 ये चेक नीति आएगी। कंक्लूड करिए आलोक जी, बहुत लंबा हो गया। अंतिम बात कहना चाहूंगा, लाल किले की प्राचीर से तो भाषण देते हैं मोदी साहब, लेकिन जो वास्तव में कदम उठने चाहिए, जो कदम वास्तव में उठने चाहिए कि गरीबों की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा आ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर सकारात्मक एक कदम नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। हर्षवर्धन जी वो फैमिली में वेलफेयर वाले वही मंत्री थे ना, ठीक है, हटा दिया उनको। रिपीट करें आलोक भाई, रिपीट करें। अश्विनी जी जवाब, निशाना आप पर है। देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये कि कांग्रेस से यही आशा है, वो कांग्रेस अपने बिल्कुल आलोक जी जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी राष्ट्रवाद का विषय है, राष्ट्रहित का विषय है, जनहित का विषय है, कांग्रेस निकालती है। मैं दूसरी बात पे आता हूँ, प्लीज आलोक भाई बहुत आप सभ्य हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं। आलोक भाई आप पढ़े लिखे हैं, प्लीज आप पढ़े लिखे हैं, ऐसे मत करिए प्लीज। बात कहाँ से आ गई यहाँ बीच में? अनपढ़ कोई है क्या पैनल में? मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि प्राइवेट मेंबर बिल लाने की जरूरत पड़ी? जो अनपढ़ होते हैं बीच में कूदते हैं, जो अनपढ़ होते हैं बीच में कूदते हैं, पढ़े लिखे आदमी बीच में नहीं कूदते सर। भाजपा से ज्यादा अनपढ़ कोई नहीं, फिर और कुछ सुनेंगे मेरे से आप। बच्चे झगड़ा नहीं, प्लीज झगड़ा नहीं, पर्सनली मुद्दे पर आइए। वैसे ही कम टाइम बचा है, वैसे ही कम टाइम बचा। बीजेपी के डीएनए में है साला। हाँ, बड़ी सीधी सी बात है। देखिए दीपक भाई, मेरा ये कहना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम चाइना के साथ तुलना क्यों कर रहे हैं। अरे चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना, हम चाइना के साथ क्यों तुलना कर रहे हैं भाई? तुलना नहीं कर रहा हूं, तुलना उससे करो ना जिसका हमारे बराबर क्षेत्रफल हो। पॉपुलेशन पिरामिड की तुलना कर रहा हूं। एक बार प्लीज आलोक जी, असभ्यता का परिचय मत दीजिए। आलोक जी आप भी आजकल पप्पू हो गए पूरी तरीके से, आप भी एकदम पप्पूगिरी कर रहे हैं, पहले आप ऐसे नहीं करते थे। अरे भाई मैं फेंकू नहीं हूं ना, मैं ये कह रहा हूं हमारा क्षेत्रफल दुनिया का दीपक जी केवल 2% है। हमारा क्षेत्रफल दुनिया का केवल 2% है और 2% जमीन पे दुनिया की 20% आबादी रह रही है। हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है और 4% पानी दुनिया की 20% जनसंख्या पी रही है। तो आप सोचो ये तो पानी और कम होना है। अरे भैया फिर आप पप्पूगिरी कर रहे हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पप्पूगिरी मत करो प्लीज, 2 मिनट रुक जाओ। मैं नहीं बोला हूँ बीच में, ये कह रहा हूँ एक-एक करके बात कर देना, समझा करो थोड़ा। तड़ीपार मैं नहीं बोला था। अच्छा ये तड़ीपारगिरी करना बंद करो, अच्छा एजेंडे चलाना बंद करो। तड़ीपार, अरे बस करो यार, लगाम रखो, बोलो आगे। मुझे तो लग रहा है कि शाम को एक आध नहीं लगता है राहुल गांधी का शाम को एक आध गोली आपको भी दे देते हैं, जो खुद लेते हैं रात को आपको भी एक आध गोली देते हैं क्या? सुनो ना शांत होकर, आपको भी चाहिए तो 2-4 भिजवा दूं। बहुत सीधी सी बात है, ये केवल और केवल इस पे पिनल एक्शन जरूरी है। जिस देश में बिना डंडे के डर से लोग हेलमेट नहीं पहनते, जिस देश में बिना पेनाल्टी के डर से लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते, वहां आप सोचते हैं कि नहीं केवल समझाने बुझाने से हो जाएगा। अगर समझाने बुझाने से हो जाएगा तो ट्रैफिक के ऊपर चालान करने की क्या जरूरत है? आप पेपर में ऐड दे दो
कि भाई ट्रैफिक का ये नियम पालन करना है, जिसको पालन करे, जो पालन करे उसको गुलाब का फूल दे दीजिए, और जो ना पालन करे उसको छोड़ दीजिए। ये कोई बात है क्या? जनसंख्या विस्फोट करके लोग हमारा हवा खराब कर रहे हैं, पानी हमें नहीं मिल पा रहा है, हमें शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध फल नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध सब्जी नहीं मिल पा रही है, बीमारियां फैल रही हैं, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, और कह रहे हैं पेनाल्टी नहीं करेंगे। जो मैंने दीपक जी 3 बिल बनाए, एक बिल माननीय अनिल अग्रवाल जी ने पेश किया है, दूसरा बिल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पेश किया है, तीसरा बिल हरनाथ यादव जी ने पेश किया है। वो तीनों बिल मैंने ड्राफ्ट किए हैं। उसमें मैंने तीनों में यही कहा है, जो 1 पालन करे उसको 1 लाख रुपए दीजिए, जो 2 तक रहता है उसके ऊपर ना उसके ऊपर कोई पेनाल्टी, ना उसको कोई प्रॉफिट, ना उसके ऊपर कोई पेनाल्टी, लेकिन जो तीसरा बच्चा करता है प्लीज उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी पे बैन करिए, सरकारी नौकरियों पे बैन करिए, और उसका वोटर आईडी, बैंक का पासबुक उसका वापस लीजिए। जब तक आप इसको वोटर आईडी से लिंक नहीं करेंगे, डर नहीं बैठेगा। जब तक डर नहीं होगा तब तक ये कानून सफल नहीं होगा। इस देश में बिना डर के कोई कानून सफल नहीं होता। ठीक है, यहीं से बहस को आगे ले जाएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी से शुरू करेंगे। क्या पेनलाइज करना चाहिए? मेरे दर्शक विपुल मिश्रा प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे, ब्रेक लेंगे, फिर बहस की शुरुआत करेंगे। है हमारे पास अभी वक्त। बताइए विपुल, कानून बनना चाहिए, दंड होना चाहिए 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर? जी सर, बिल्कुल बनना चाहिए। हमारे देश में क्या है कि हमें उतनी पाँव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर होती है। हमें अपने रिसोर्सेज और अपने कंजप्शन रेट पर ध्यान देना होगा, वरना जो फ्यूचर में स्थिति पैदा होने वाली है वो काफी ज्यादा भयावह होने वाली है। इस बात की पुष्टि कोरोना की सेकेंड वेव कर देती है, जहां पर अत्यधिक संक्रमित मामलों की वजह से हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। अब मेरी दूसरी बात यह है कि जावेद वर्सेस हरियाणा कोर्ट की जावेद वर्सेस हरियाणा एक केस था, जहां पे हरियाणा सरकार ने 1994 में एक कानून लाया था, जहां पे पंचायती राज चुनाव में पंच और सरपंच की सीटों पे जो लोग लड़ रहे थे, उनके अगर 2 से अधिक बच्चे थे तो उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में इस मामले में हामी भरती थी सरकार के पक्ष में। मेरा सवाल ये रहेगा कि जब कोई समाज में बदलाव की बात आती है तो लोगों के अंदर डर बैठता है, तो उस डर को भगाने के लिए क्या करने वाली है हमारी सरकार? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपुल। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद विवेक श्रीवास्तव जी से बहस की शुरुआत होगी। तो देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या आबादी के नियंत्रण के लिए, जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण के लिए कोई कानून बनना चाहिए। मेरे साथ इस मामले में पिटीशन डालने वाले सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे आज इन कैमरा हियरिंग हुई है, वो वकील अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। मेरे साथ लेफ्ट से विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मेरे पास कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे दर्शक मृगेंद्र श्रीवास्तव शहडोल से, मृगेंद्र क्या कहेंगे, कानून बनना चाहिए? जय आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हृदय प्रदेश की विराट भूमि से समस्त राष्ट्रको को मृगेंद्र श्रीवास्तव तनहा सादर नमस्कार। कानून जनसंख्या नियंत्रण पर बने, इसके हम प्रबल समर्थन में हैं। मैं आदरणीय निवेदन करना चाहूंगा, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के संदर्भ में और आज की चर्चा का विषय जनसंख्या वृद्धि विकास की दुश्मन। जी हाँ, दुश्मन नहीं, महादुश्मन है, ये घातक है। इसलिए कहना चाहूंगा कि जनसंख्या समस्या कब होती है? किसी देश में उपलब्ध साधनों के अनुपात में जनसंख्या का कम या अधिक होना समस्या कहलाता है। हमारे देश के संदर्भ में देखा जाए तो जनसंख्या अधिक है, और अधिक नहीं, इतनी अधिक है कि इसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। सारे विकास के प्रयास निष्फल हो जाते हैं। मैं समस्त विद्वानों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक ऐसे नजरिए से देखिए जिसे हम राष्ट्रीय नजरिया कहते हैं। राष्ट्र कल्याण की भावना की चश्मे से आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज ऐसे हालात बन चुके हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आज की अनिवार्यता है। भाई साहब, मैं कहना चाहूंगा कि मैं साहित्यकार हूं, कारण निवारण दोनों बातों को मैं चंद दोहों के माध्यम से कहना चाहूंगा। जी, मेरे पास आपके लिए इतना ही वक्त है, मेरे पास, आप माफ कीजिएगा, इतना ही वक्त है मेरे आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, जनता कह रही है कि बनना चाहिए, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि बनना चाहिए, तो योगी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट लाकर? आप क्या कहेंगे, सपोर्ट करते हैं? आप नहीं, सुनिए, जनसंख्या कानून लाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या मुस्लिम समाज या माइनॉरिटीज भी इसके खिलाफ है।
अब लेकिन साहब जहां तक योगी साहब के नियत का सवाल है, वो तो पोलराइजेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कुछ ऐसा किया जाए कि पटाखा फूटे, बम फटे, हड़कंप मचे और यूपी के अंदर हिंदू मुसलमानवाद पैदा हो जाए। हर चीज में वोट क्यों देखते हैं भैया? नहीं, आप सुनिए ना सर, ये सो रहे थे क्या योगी अभी तक? ये आज आप डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं? इसकी टाइमिंग ऐसी क्यों है? इसकी टाइमिंग योगी साहब इसलिए इस बिल को लेकर के आ रहे हैं कि वहां पर माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं से टारगेट करके आतंकित किया जाए, वहां हिंदू मुसलमानवाद हो, मेजोरिटी को कन्विंस किया जाए कि आपके बुरे हाल के लिए भ्रष्टाचार हिंदू गरीब भी टारगेट होंगे भाई, हिंदू गरीब भी टारगेट होंगे। ये धर्म का मसला नहीं है, या शिक्षा का मसला है, गरीबी का मसला है। अच्छी बात है। दूसरी बात आप सुने, जो चीज आलोक जी अभी कह रहे थे, शायद वो अश्विनी उपाध्याय जी को समझ में नहीं आई। ये कह रहे थे कि चाइना के अंदर इट इज एन ओल्ड कंट्री नाउ, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल जरूर उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चाइनीज पीपल दे आर ओल्ड बाय एज, जबकि इंडिया इज अ यंग नेशन। आपके यहाँ मेजॉरिटी युवा है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल आप आए बाएं साएं करके भाई दो बच्चे होने चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चे होने, अरे सुनो पहले यार, कितने बच्चे होने चाहिए, ये जो है ये आप ऐसे बैठ करके अक्रॉस द टेबल नहीं डिसाइड कर सकते। आपको ये भी बड़े रिसर्च के बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि भारत टोटली एक हिसाब से भारत की पॉपुलेशन 50 करोड़ की होनी चाहिए। तीसरी चीज सुनिए, चाइना में 144 करोड़ है, उसका 1/3 होना चाहिए, फिर तो 50 करोड़ भारत की सुन लीजिए आप पहले सुनिए एक मिनट। तो भारत की तीसरे हमारे आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। अभी सुनिए, चाइना से तुलना कर रहे हो ना, तो ये भी बोलो ना, चाइना का क्षेत्रफल 3 गुना है, चाइना की तुलना करोगे तो यहाँ का फिर तो भारत की जनसंख्या 50 करोड़ होनी चाहिए। आपको असल में क्या है, आपको समझ ही नहीं आई आलोक जी ने क्या कहा, आपको ये भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बच्चे 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 1 होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रही है, टेबल बैठ करके आपको समझ में नहीं आ रही है। आप चाहते हो भारत बर्बाद हो जाए, आप चाहते हो भारत बर्बाद हो जाए, आपकी दुकान चलती रहे। आप गरीबी हटाओ का नारा देते हो, लेकिन कभी जनसंख्या बर्बाद हुआ है भ्रष्टाचार के कारण। आप जल जंगल जमीन की बात करते हो, लेकिन सत्ता में रहे, जल जंगल जमीन का पूर्ण जनसंख्या भी, जिन्होंने दलित एक दूसरे पर ना बोले प्लीज, पाखंडियों के विवेक जी कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए। अश्विनी उपाध्याय जवाब देंगे और गोपाल जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सुनिए, मेरा कंक्लूजन ये है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत समस्याएं हैं। मैं सीधे सुनिए अपने मुंह से बोले, पहले मुझे अपने मुंह से बोलो कि चाइना का क्षेत्रफल 3 गुना है। आप सुनिए अश्विनी उपाध्याय जी, आप नोटबंदी लाए, इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाए। आप इस जनसंख्या कानून को लाए हैं और ला रहे हैं बिना शिक्षित किए, बिना लोगों को अवेयर कराए, बिना प्रोपोगंडा किए हुए। आदिवासी है यहाँ पर, SC STs हैं, गांव के लोग हैं, उनको नहीं मालूम आप क्या लेकर के आ रहे हैं, क्यों लेकर के आ रहे हैं, किस पॉजिटिव एक्शन की आप बात कर रहे हैं। आप पहले 2 साल कैंपेन चलाइए और लोगों को इसके फायदे समझाइए, उसके बाद, वरना नोटबंदी की तरह ये भी फेल होगा। सबको फायदा समझ में आ जाएगा, हाँ, सबको फायदा भी समझ में आएगा, सबको नुकसान भी समझ में आएगा। इकोनॉमी में फेल है, आपकी दुकान नहीं चलेगी। चलिए विवेक जी हो गया, विवेक जी हो गया, शांत हो जाइए, ब्रेक लगाइए। आप भी अनुराग भदौरिया बनते जा रहे हैं। सीधे चलते हैं अग्रवाल जी के पास, फिर चलता हूं आलोक शर्मा जी के पास। अग्रवाल जी, क्या इसके पीछे ये है कि आप पोलराइजेशन चाहते हैं इसलिए योगी जी लेकर आ रहे हैं? आप पर राजनीतिक आरोप लग रहा है। नहीं, देखे पोलराइजेशन का जो एक शफुगा हर लोग चढ़ते बंगाल में, और यहाँ पे पोलराइजेशन से हमें नुकसान हुआ है, जो भी कुछ हुआ था। ऐसा नहीं है कि पोलराइजेशन का भारतीय जनता पार्टी को हरदम फायदा होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात दीपक जी, कि जो इंसेंटिवाइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें फाइनेंशियल इंसेंटिवाइजेशन की बात है, तो वह जो अश्विनी उपाध्याय जी या कुछ लोग और इसके समर्थन में कह रहे हैं, वह उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं ये तो सही बात है कि अगर नौकरी मिले, इस तरह के बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स की इंक्लूजन की बात हम कर रहे हैं, इसी बात की स्वीकारोक्ति है। तो इसलिए यह सब चीजें ही फाइनेंशियल इंसेंटिवाइजेशन की बात कर रहे हैं। जो पीनलाइज करके जो अलग तरीके से नेगेटिव इंसेंटिवाइज करने की बात है, वह अभी एक तरीके से और ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, इतना मेरा कहना है। तीसरी बात यह है कि यह जो बार बार कोई भी प्रोग्रेसिव कानून आता है, तो कुछ माइनॉरिटी के जो ठेकेदार अपने आप को समझते हैं, वो स्वीकारोक्ति में इतनी जल्दी जंप करते हैं कि वह खुद ही अपने आप को
एक्सपोज कर लेते हैं। कौन इसमें, आपने बिल्कुल दीपक जी ठीक कहा, इसमें कहाँ कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ ही केवल बिल है, और विवेक जी कैसे उछल रहे हैं कि आप माइनॉरिटीज को दबा रहे हैं, उनके अधिकारों का योगी सरकार और आरएसएस का एजेंडा रहा है। ठीक है आलोक शर्मा जी, योगी सरकार और आलोक शर्मा जी, इसलिए बिल्कुल आलोक शर्मा जी, आपको भी लगता है आरएसएस का एजेंडा है, और आपको भी लगता है कि योगी जी सिर्फ पोलराइजेशन के लिए इसको लेकर आ रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट आना देखिए, चाहिए। मुझे केवल ये बताइए कि अभी यहाँ पर दो लोग बैठे हैं जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के 100 नेताओं के 100 बयान हैं कि हिंदुओं को आबादी बढ़ानी चाहिए। क्या ये सच है कि नहीं? क्या एक को भी पेनल्टी दी ना? तो उनको भी तो क्या एक नुकसान को भी होगा पार्टी ना, से बाहर किया? जो बढ़ाएंगे नहीं, उनको क्या भी एक- होगा, तो फिर नहीं तो आप भाई, कुछ तालियां अरे भाई बजाइए। जो ऐसे नहीं, जो लोग अपनी आबादी बढ़ाने की नहीं बात तो फिर करते हैं आपकी जो बढ़ाएंगे अरे सुनिए ना, हम मैं तो अग्रवाल उन्हीं के साहब लिए देखिए, ला रहे मैं हैं, बीच में हम नहीं तो बोला उन्हीं के लिए ला रहे हैं ना, आप तो मैं कुछ हो मैं जाइए। बीच में नहीं बोला। मतलब आप आरएसएस के लिए ला रहे हैं क्या? विश्व हिंदू परिषद के लिए ला रहे हैं? गोपाल जी प्लीज बीच में नहीं। तो सुनिए ना मेरी बात भाई, मैंने कहा इतने तमाम लीडर्स के बयान हैं कि उसमें तमाम तरह से कहा गया है कि आबादी बढ़नी चाहिए, 10-10 बच्चे हिंदुओं को पैदा करने चाहिए। वो लोग संसद में बैठे हुए हैं, आप बिल की बात कर रहे हैं। अभी चाइना से कंपैरिजन की बात अश्विनी भाई कर रहे थे। चाइना में 11% एग्रीकल्चरेबल एरिया है, हिंदुस्तान में 87% है। चाइना से कभी करना हो ना तो 11 के 11। मैं मना कर रहा हूं। अरे सुनिए ना भाई, सुनते नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यही है, इसीलिए बाल उड़ गए हैं आपके। सुना कीजिए बात को। 21 के 21 प्रोविंस का मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ चाइना से। आजकल आप लगता है अपने आप राहुल गांधी वाली अरे बूटी आप सुनिए ले रहे हो ना, आलोक फिर वही बुद्धिहीन वाली बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप चाइना के सुन लीजिए अश्विनी भाई, सुन लीजिए यार, क्या पागल लोग हैं यार। नहीं, पहले कभी आप ऐसे नहीं करते थे। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैं 21 पहले कभी 21 आप ऐसे प्रोविंस की मिसबिहेव नहीं करते थे, ऐसे अरे लग रहा है यार। आजकल आप राहुल गांधी वाली बूटी आप डेली शाम आप को ले रहे बोलते हैं। रहिए, पहले बोलते रहिए। चाइना पे ज्ञान देना हो ना, कभी किसी दिन बैठ जाना, 21 के 21 अश्विनी भाई नहीं, प्लीज नहीं, अश्विनी भाई प्लीज नहीं। आलोक जी कंक्लूड करिए प्लीज। आलोक जी, मंचूरियन प्रोविंस से लेकर इनर मंगोलिया से लेकर तिब्बत से लेकर 21 के 21 प्रोविंस का कंपैरिजन कर दूंगा, कभी बैठ जाना। आज का चाइना विषय के ये तो है एक्सपोर्ट कि- कांग्रेस के सारे नेता हैं। अरे भाई चाइना रहने दो के ना, expert। किसके क्या है, मोदी जी वहीं जाके माथा टेकते हैं। मोदी जी वही चाइना को क्लीन चिट देते, ना कोई आया था, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है। रहने दीजिए आप। डोकलाम में भी क्लीन चिट मोदी जी देकर आए थे 71 दिन के बाद। एजेंडा भारत पे क्यों अरे चलाना चाहते मोदी हैं? जी चाइना में माथा टेकने जाते हैं हर साल। क्या करने जाते हैं, कौन सी मजार है हमें नहीं पता। मुद्दा आज का वो नहीं है, मुद्दे पर है। आज का विषय राजीव ये गांधी है। फाउंडेशन अरे में भाई किसने सुनिए ना पैसा भाई, दिया था? अरे आप लोग पकौड़े तल रहे हैं, सबको बंद कर दो ना जिसका है। क्या कर रहे हैं आप लोग? राजीव गांधी फाउंडेशन को बंद करवा दो ना, अगर गलत काम किया है। डिबेट आबादी के यहाँ ऊपर बैठ के है। रोज यहाँ लफाजी मत दिया करें। सुनिए जरा बात को, नहीं आ रहा, बात आती है। अरे सुनिए भाई, दो लोग बीच में बोलते रहेंगे, दीपक जी मैं चुप हो जाता हूँ। चमचागिरी क्यों कर रही भाई? मैं चुप हो अरे जाता कोई हूँ। किसी की चमचागिरी नहीं कर रहा अच्छा है। एक मिनट कांग्रेस, प्लीज, कम्युनिस्ट, अश्विनी जी, समाजवादी अश्विनी पार्टी जी, सभी गोपाल नेशनलिस्ट जी हैं। प्लीज, आलोक और भाई सभी कंक्लूड देश को करिए, प्रेम करते हैं। आखिरी कमेंट आएगा। अब विवेक जी भी चालू हो गए। देखिए मुझे लगता है मैं जिन नहीं लोगों बोल को रहा। जो लोग ये कह रहे हैं कि बोलिए गरीबी लोग। हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके समय में 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा में वापस पहुंच गए। तो कम से कम बीजेपी के लोग गरीबी की बात ना करें। दूसरी चीज, आज पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से नीचे चली गई, उसके ऊपर चर्चा करें कि किस तरह से पॉजिटिव इंसेंटिव जो स्कीम्स हैं, और पिछले 30 साल से हर सरकार की वही नियत है और वही नियति चली आ रही है, लेकिन उस पर ऊपर किस तरह से भट्टा लगा है, आबादी इसके पे ऊपर बात चर्चा कर होनी लेते हैं चाहिए। ना, आबादी पे बात कर लेते हैं। आबादी की कह रहा हूं आलोक मैं, भाई। आबादी की। दीपक जी ठीक है, आबादी पर बात कर ले, इकोनॉमिक उस पर भी ग्रोथ करेंगे। दीपक जी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमेशा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, लेकिन ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए दीपक जी, बैठते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं, अश्विनी मुझे उपाध्याय जी, केवल ये आप बताइए, मानते हैं एक इनका अंतिम बात आर्गुमेंट? कहना चाह रहा हूं मैं, दीपक जी, आप मैं अंतिम बात मानते हैं इस कहना आर्गुमेंट को, चाह रहा अश्विनी हूं उपाध्याय जी? कि अगर ये इतना ही अच्छा था नेगेटिव इंसेंटिव करके और पेनल्टी मेथड, तो ये प्राइवेट मेंबर बिल क्यों आ रहे हैं भाई? मुझे लगता है सरकार क्यों नहीं बिल लेकर आती? 7 साल से क्या पकौड़े कर रहे थे? यहाँ पर आकर कहेंगे कि population ठीक है, जो होना एक मिनट, चाहिए, सीधे अश्विनी उपाध्याय कंक्लूड करिए। एग्री करते हैं आप आलोक शर्मा से? मैं दीपक जी बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, भारत की 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी
जनसंख्या अरे तो सरकार को कहिए ना, सरकार को कहिए बिल लेकर आए, उसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा करें, पार्लियामेंट में चर्चा करवाइए ना, सबको शुद्ध फल मिलेगा, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे, सब्जी मिलेगी, सब्जी करेंगे। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी, फिर राहुल गांधी पे चलेगा सरकार आप लोगों की भाई, इतनी निकम्मी सरकार है क्या कि प्राइवेट मेंबर बिल लाना पड़ रहा है? इतनी निकम्मी सरकार है क्या? सरकार क्यों नहीं बिल लाए? ठीक है, यहीं पे रुकूंगा। चलते चलते मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता देता हूं। दर्शक क्या सोचते हैं, क्या जनसंख्या नीति आने के बाद गरीब और अशिक्षितों का नुकसान होगा? यस कहना है 5% लोगों का, लेकिन 95% लोग कहते हैं नहीं। मेरा भी ये मानना है कि इट्स हाई टाइम कि देश को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक।